नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। महाराष्ट्र में अब देखा जाए तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर महाविकास अघाड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है और उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। जहां एकनाथ शिंदे का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, वहीं जल्द ही कैबिनेट की बैठक हो सकती है और एक बड़ा फैसला और बड़ी उथल पुथल महाराष्ट्र में नजर आ सकती है। शिंदे का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं और सभी के सभी भाजपा के संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फिर से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के संकेत दिए हैं, क्योंकि सियासी उठापटक के बीच शिवसेना के 40 विधायक शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल फिलहाल बीमार है, यानी उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि आने वाले कुछ घंटों में महाराष्ट्र में आखिर क्या होगा? क्या महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी? सूत्र ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं संजय राउत ने संकेत दिए थे कि वो महाराष्ट्र में राज्यपाल से अपील करेंगे कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, चुनाव दोबारा कराए जाएं, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। फिलहाल उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। पिछले काफी दिनों से ये उथल पुथल देखी जा रही थी। हालांकि ऐसा लगता है कि शिवसेना लगातार इस नाराजगी को नजरअंदाज कर रही थी। एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आए कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ने वाला हूं। महाराष्ट्र के राज्यपाल से फिलहाल किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है। बाला साहेब के हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है और इस बार हिंदुत्व की पताका हाथ में ली हुई है शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल जारी है। हमारे साथ फिलहाल पॉलिटिकल एनालिस्ट नीरज सेठी जुड़ गए। नीरज जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज वॉच इंडिया पर। नीरज जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ लग रहा है महाराष्ट्र के हालात देखकर? क्या आने वाले कुछ घंटों में शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है? उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं क्या? शिवसेना एक संगठन है और इस संगठन में लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहा है। आप याद कीजिए 1992 में पहले छगन भुजबल भी छोड़ के गए, नारायण राणे भी छोड़ के गए। तो ये मुझे लगता नहीं है संगठन में कुछ फर्क पड़ता है इसमें आने जाने से। लेकिन आने वाला समय जो 24 घंटे हैं वो वाकई में महत्वपूर्ण है। इसमें सबको देखना होगा गवर्नर क्या इसको एक्शन लेते हैं, ये शिंदे संगठन बनाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा जो संगठित शिवसैनिक है वो कहीं बाहर जाने वाले नहीं है, वो शिवसेना के साथ ही वाले हैं। जी, कुलदीप तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलदीप जी, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शिवसेना के नेता हैं कुलदीप जी। थैंक यू। कुलदीप जी, क्या से क्या हो गया? ये क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाई जा रही है? कल भी शरद पवार ने इस बात का जिक्र किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 40 विधायक एक के बाद एक नाराज होते चले गए और सीधा सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए? सर, जिस तरीके से गुवाहाटी में मीडिया के सामने आके एकनाथ शिंदे जी ने अपनी बात रखी है, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल हो गए तब उनका हिंदुत्व नहीं जागा। यदि उनका हिंदुत्व जागता तो पहले दिन से ही वो ये बोलते उद्धव जी से कि हमें सरकार इनके साथ स्थापन नहीं करना चाहिए। 2.5 साल हो गए तब उनका हिंदुत्व जागा। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूँ कि भाजपा के साथ कौन सा हिंदुत्व है? नीतीश कुमार जी जो बिहार में गठबंधन है उनके साथ कौन सा हिंदुत्व है? दुष्यंत चौटाला जी के साथ में भाजपा का कौन सा हिंदुत्व है? रामदास अठावले जी अभी जो महाराष्ट्र में मस्जिदों पर इसका स्पीकर का मुद्दा उठा था, खासे नजर आए रामदास अठावले, वो केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में। मैं ऐसे विनती करूंगा आप बाकियों का छोड़कर कृपया शिवसेना का ही पक्ष रखें, ज्यादा अच्छा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे शायद संबंध ना ले हम लोग। और जहां तक आपने बात किया शिंदे साहब को 2.5 साल पहले नहीं मालूम था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बहुत नजदीकी से मैंने शिवसेना सरकार भी देखी है, बहुत नजदीकी से शिंदे साहब को भी मैं जानता हूं। तो 2.5 साल पहले भी शिंदे साहब ने सबसे पहले एक ही आदमी था जिसने ऑब्जेक्शन उठाया गया था, लेकिन उस समय सब लोगों ने इनको दबा दिया था, नहीं अभी रुकिए देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहली बात को।
नंबर दो, अगर आप सरकार चला रहे थे, आपको शायद, मुझे आपकी जानकारी में है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, 3 दिन पहले भी काफी शोर शराबा हुआ था विधान परिषद के चुनाव के अंदर, जहां शिंदे साहब को बेइज्जत किया गया था। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसने बेइज्जत किया, क्या बेइज्जत किया, तो मेरे ख्याल से ये सब बातों से बजाय जिस आदमी के पास अपनी पावर है, जो वो दिखाएगा दिखाएगा इस चीज को। और एक एमएलए हमारे जो आमदार थे वो शिवसेना के, उनकी सुबह स्टेटमेंट थी कि मैंने 45 फोन किए सीएम ऑफिस के अंदर और मुझे समय नहीं मिला, मेरे से बात नहीं किया। जितने सांसद हैं वो सब बीच में शिकायत लेकर गए थे कि हमसे मिलते नहीं हैं। तो आप और हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा अगर गठ नेता हमसे नहीं मिलेगा और हम लोग उनके साथ में चलेंगे। जी कुलदीप जी। बिल्कुल नीरज जी, आप मुझसे उम्र में ज्यादा बड़े भी हैं और शायद आपको ज्यादा अनुभव होगा, लेकिन मेरा जितना अनुभव है उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बात को लेके ये तो भगोड़ा साबित होगा, हिंदुत्व कहाँ बचा। यदि हिंदुत्व वाली बात थी तो बैठ के उद्धव जी से बात करते या उसको लेके दूसरे नेताओं से बात करते। आप ये तो सीधे सीधे साफ साफ एक गद्दारी कर दी आपने, अपने आप को एक कुलदीप जी, सवाल ये है कि गद्दार एक हैं या 40 हैं? आखिर एक एक कर कर ये 40 क्यों गद्दार हो गए आपकी पार्टी के लिए? यहाँ तो जितने ज्यादा नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है आंकड़ा, पहले 25 था, फिर 26 हुआ, 27 हो गया, अभी और बढ़ सकता है सर, क्योंकि इस्तीफा देने की बातें तक सामने आ गई। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लग रहा है शिवसेना को कि हालात और बिगड़ने वाले हैं। ये सिचुएशन ही क्यों बनी? जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि 2.5 साल में नहीं याद आया, 2.5 साल में कई बार याद आया होगा, लेकिन शायद सर नजरअंदाज कर दिया गया। आप सबको पता होगा प्रताप सरनायक जी, उनके साथ में उनके ऊपर कौन कौन से ईडी के नोटिस हैं जी। जादव जी जो वहाँ पे अध्यक्ष थे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुंबई में, उनके ऊपर ईडी का नोटिस था। ऐसे कितने शिवसेना के नेता, अभी कल ही एक विधायक को नोटिस दिया ईडी का। सर आरोप तो महाराष्ट्र की सरकार पर भी लगते रहे कि आप लोग भी किसी न किसी एजेंसी का दुरुपयोग करते ही हैं। जब भी आपको लगता है किसी मामले में आपकी नहीं चल रही है, आप लोग भी करते हैं। ऐसे ही आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो 2.5 साल में भाजपा ये कर सकती थी। सर ईडी के नोटिस 2.5 साल के अंदर भी तो आ सकते थे, ये आज ही क्यों आए? 40 विधायक एक के बाद एक, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है कि एक नहीं कई विधायक जो हैं आपके, वो अब निशाने पर है, घेरे में है। कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी जो ईडी का नोटिस भी इन 40 के पास आ गया। सर आपके अकॉर्डिंग? नहीं, गड़बड़ झाला वो तो दबाव बनाने के लिए जो विपक्ष में सरकार होती है वो देती है। इसके पहले दूसरी सरकारें थी वो भी देती थी। नहीं अभी ये तो कोर्ट निर्णय करेगा ना कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अभी फिलहाल तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए नोटिस देते हैं। कुलदीप जी, अभी कोर्ट तक तो बात पहुंची नहीं है, मुझे लगता है वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी, हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। नीरज जी देखिए, अभी विधानसभा भंग होने के जो संकेत हैं वो संजय राउत दे चुके थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ देर में इस्तीफा देने की बात सामने आ सकती है। लेकिन शिंदे ने एक ऑफर भी रखा है कि भाजपा के साथ हाथ मिला लीजिए तो हम लोग सहमत हो जाएंगे। सर उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हालात इतने खराब हो चुके हैं, इन दोनों पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर उगला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों दल साथ में मिलेंगे जी। अगर मिलेंगे तो इसका मतलब है सत्ता के लिए हम लोग कुछ ही करेंगे, किसी के साथ भी पलटू होंगे हम लोग। तो मुझे लगता नहीं है ये लोग साथ होंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई विधानसभा भंग करेंगे शिवसेना, लेकिन इसके ऊपर भी राज्यपाल का बहुत बड़ा एक वो आता है। राज्यपाल बाध्य नहीं है भंग करने के। राज्यपाल या तो इसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगेगा और एक समय रहेगा, इसके अंदर जो भी अपने मेरे साथ में विधायक है उनकी सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया जाए। नीरज जी, अब तक तो कहा जा रहा था कि गवर्नर के पास जाएंगे, राज्यपाल से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की तबीयत की अगर बात की जाए तो कोरोना पीड़ित वो हैं, मुलाकात किसी से कर नहीं सकते हैं और अभी विधानसभा भंग करने को लेकर कोई फैसला वो नहीं लेंगे अगर मुलाकात भी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, राज्य में चुनाव भी नहीं होंगे दोबारा, यानी कि अब इस्तीफा देने का ही जो ऑप्शन है वो बचता है, क्योंकि 40 विधायक तो साफ तौर पर आके सामने कह चुके हैं शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका साथ भी नहीं देंगे। नीरज जी, फिलहाल आपकी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनम्यूट एक बार आप करेंगे अपनी ऑडियो को। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है। ये सबसे बड़ी इतिहास में ये टूट है शिवसेना की। आज तक कभी भी इतनी बड़ी टूट नहीं हुई कि 40 विधायक एक साथ चले जाए। 55 विधायक है, उसमें से 40 विधायक जो है वो अपना छोड़ चले जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा ये एक झटका है शिवसेना के लिए भी, संजय राउत साहब के लिए भी, उद्धव साहब के लिए भी। और मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों दल एक साथ मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना जहर उगला है एक दूसरे के खिलाफत में कि अगर ये दोनों एक साथ वापस होते हैं तो इसका मतलब है आप सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए जनता हिंदुत्व का कोई भी मायने रखता नहीं। जी कुलदीप जी, अभी आप हालात देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि शिवसेना के लिए अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या करेंगे वरिष्ठ नेता? फिलहाल क्या कुछ सोच रखा है, क्या प्लानिंग है आगे की सर? निश्चित तौर पर ये कठिन परिस्थिति है शिवसेना के लिए, वो साफ साफ दिख रहा है। और जहां तक उम्मीद यही करते हैं कि संजय राउत जी ने बयान दिया है कि हम भाजपा के साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि भाजपा के साथ में रह के, जब शिंदे जी से भी बात हुई, शिंदे जी को भी बताया कि भाजपा के साथ हमें कितनी बार अपमानित किया, तो भाजपा के साथ जाने का तो सवाल कहीं ना कहीं बनता नहीं है। और राउत जी का बयान आया कि अब शायद इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करने की मांग करेंगे। जी सर, लेकिन जो अपमान महसूस अब हो रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो अपमानित महसूस करेंगे, तो उन विधायकों क्या जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें नजरअंदाज किया गया, अभी नीरज जी ने भी जिक्र किया कि कई बार सीएम ऑफिस फोन किया गया कई लोगों की तरफ से, लेकिन उनको वक्त तक नहीं दिया गया, उनको क्या अपमानित नहीं किया गया था? देखिए मैम, कहीं ना कहीं अभी कोरोना काल में परिस्थितियां कुछ अलग थी, काम करने का सीएम साहब को मौका भी नहीं मिल पाया। वो खुद अस्वस्थ थे, कोरोना पॉजिटिव हुए, उनकी फैमिली में कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद सीएम साहब का ऑपरेशन का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था, तो अस्वस्थ होने की वजह से बहुत सारी कमियां हुई हैं। तो सर ये हालात सिर्फ महाराष्ट्र में थोड़े ही थे, ये हालात तो पूरे देश में थे, देश ही नहीं दुनिया में ये हालात थे। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि कोरोना की वजह से काम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है। कोरोना के दौरान भी सरकार का काम चल रहा था, कोरोना के बाद भी सरकार का काम चल रहा है। सर, आम आदमी पर फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन सरकार का काम नहीं रुका है। माननीय उद्धव जी खुद अस्वस्थ थे, कई बार आपने खुद देखा होगा, व्यक्तिगत उनका खुद जो स्वास्थ्य था वो सही नहीं था, इस कारण कहीं ना कहीं नहीं मिल पाए। इस बात को मैं भी मानता हूं कि उनको मुलाकात करनी चाहिए थी अपने विधायकों को, और जो भी उनकी समस्याएं, कई बार ये भी आरोप आया कि एनसीपी के विधायकों को फंड ज्यादा मिलता है, कहीं ना कहीं इस बात की विधायकों में नाराजगी थी, लेकिन उसको बैठ के सही किया जा सकता था। और बता दूं जी, एक जानकारी और दे दूं, जिस समय शिंदे साहब जब मंत्री पद पे थे तो पिछले 2 महीने से सीएम ऑफिस से ये एक संदेश सारे आईएएस ऑफिसर्स को दिया गया था, कोई भी फाइल सीएम ऑफिस की मर्जी के बिना साइन होकर नहीं जाएगी। इससे ज्यादा बेइज्जती एक सीनियर मंत्री की, एक शिवसेना में जो दूसरे स्टेप पे खड़े हैं मुख्यमंत्री के बाद, इससे ज्यादा उनकी बेइज्जती क्या हो सकती है, बेइज्जती क्या होगी उनकी इस तरह। जी नीरज जी, एक और बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि पुख्ता जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के कद से भी नेता नाराज थे कि परिवारवाद का जो मामला है वो लगातार सामने आता रहता है, और वो यहाँ भी सामने आया, जो वरिष्ठ मंत्री थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन आदित्य ठाकरे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, उसको लेकर भी कुछ नाराजगी थी। लगता है वाकई ये भी एक कारण रह सकता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं आदित्य साहब को जानता हूँ, एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, हर एक के साथ, लेकिन मेरे लिए भी ये जानकारी अभी निकल के आई है तो मुझे भी विश्वास करना उतना मुश्किल हो रहा है जी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आदित्य साहब को, तो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो किसी को बेइज्जत करने वालों में से नहीं है। लेकिन अभी ये 2-4-5 दिनों में जो जानकारियां मेरी तरफ भी आ रही है, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि साहब ने बदतमीजी किया, साहब ने झगड़ा किया, साहब ने ऐसा किया, साहब ने वैसा किया, लेकिन मेरे लिए भी ये जानकारियां बहुत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ साहब को, आदित्य साहब एक बहुत ही सुलझे हुए और एक शांत स्वभाव के नेता है। लेकिन सर, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत से लोगों ने शिवसेना के अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री शब्द हटा दिया है, और आदित्य ठाकरे का नाम भी इसमें शामिल नजर आ रहा है। क्या लगता है कि शिवसेना हार मान गई है? जी, उन्होंने अपना ट्विटर से अपना हटा दिया उन्होंने। इससे ऐसा लगता है अभी जो इनकी मंत्रिमंडल की बैठक है, मुझे लगता है इसमें उद्धव साहब जो है घोषणा करेंगे इस्तीफा देने की, और शाम को फिर बैठक के अंदर सब घोषणा होगी। जी कुलदीप जी, एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आए कि वो सच्चे शिवसैनिक हैं, वो शिवसेना नहीं छोड़ने वाले हैं। ये शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या 2 गुटों में शिवसेना बंटने वाली है, क्या 2 फाड़ होने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया है, एक तरफ संदेश दे दिया है कि वो अपना अलग गुट बना लेंगे, 40 विधायक उनके साथ हैं ही, और समर्थक भी आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा झटका आपकी पार्टी को लग सकता है।
देखिए, आंकड़ों की राजनीति बिल्कुल आंकड़ों की और नंबर्स की बात होती है, लेकिन जब कुछ बातें तभी क्लियर आएंगी जब सामने आएंगे। हो सकता है कुछ विधायकों के ऐसे है कि कोई 7 विधायक या 8 विधायक के फैमिली वालों ने कंप्लेन किया हुआ है कि बंधक बना के रखा है, दबाव बना के रखा है। कुछ नहीं, वो हो तो सकता है तो सुबह फोटोग्राफ आ गया, किसी को बंधक नहीं है। आप देखिए, जिनके भी लातूर वालों ने शिकायत किया था वो साहब पीछे खड़े हुए, बिल्कुल शिंदे साहब के। अगर आपके पास भी फोटो आया होगा मैडम वो उधर। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग जब विधायक सामने आएंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नहीं कुलदीप जी, सामने तो वो लोग आ ही चुके हैं। उन्होंने अनऑफिशियली बहुत कुछ कह दिया है, ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। अगर साथ आना होता तो अब तक आ जाते, संख्या ना बढ़ती। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि संख्या और बढ़ने वाली, क्योंकि कल की मीटिंग में शामिल ही सिर्फ कुछ मुट्ठी भर विधायक हुए थे, बाकी सारे कहाँ हैं किसी को होता पता नहीं है। देखते हैं आगे हालात क्या बनते हैं। अभी कुछ हो सकता है ईडी, कुछ लोगों के ऊपर तो आपको पता ही है ईडी का नोटिस थे। कुछ लोगों को बहाने से वहां पे ले जाया गया, ये भी बताया जा रहा है। जब उद्धव जी से बात होगी विधानसभा में, सब एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत होगी, तब अपने आप बात क्लियर हो जाएगी कौन किसके साथ में है। चलिए देखते हैं कितनी देर में ये होने वाला है। नीरज जी, आप देख रहे हैं कुलदीप जी को और निराशा भी साफ तौर पर झलक रही है। ये भी कहा जा रहा है कि देखते हैं क्या होता है, और बहाने से ले जाए गए हैं। एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि ईडी का नोटिस दे दिया, ईवीएम खराब हो गई, या बहाने से क्या कोई नेता जनता ने जिसे चुना है, जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहा था, जनता के सामने आकर वादे कर रहा था, उसे यूं ही ईडी नोटिस दे देगी, या यूं ही अगर वो हार जाएगा तो ईवीएम खराब हो जाएगी, या फिर यूं ही उसे बहाने से ले जाया जाएगा? ये ठीकरा एजेंसियों पर, ईवीएम पर, मशीनों पर बार बार क्यों फोड़ दिया जाता है? देखिए, जहाँ तक बेलासर ले जाने की बात है, तो आज सुबह 9 बजे भी बंबई से गुवाहाटी अपना विधायक है कदम, पीयूष कदम, या क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, है लास्ट में कदम, वो भी लैंड किए हैं सबके पास जाने के लिए। वो कल की मीटिंग में थे, कल रात को उन्होंने खाना भी साथ में खाया सब लोग के साथ में, और सुबह का फ्लाइट पकड़ के वो भी गुवाहाटी पहुंच गए। तो इसका मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, सब लोग अपनी इच्छा से पहुंच रहे हैं उधर। कुलदीप जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं गुवाहाटी जब वो पहुंचे, और किस तरह से वहां पर विधायकों का स्वागत भी किया गया है। सबके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनको कोई नोटिस दिया गया है। सर, मैंने बिल्कुल तस्वीरें देखी किस तरीके से सिक्योरिटी के साथ में धक्का मुक्की करते हुए विधायकों को ले जाएगा, ये भी मैंने देखा। विधायकों को इस तरीके से सिक्योरिटी दी गई जैसे कोई आतंकवादी होते हैं या कोई क्रिमिनल होता है, उनके साथ सिक्योरिटी लगा दी जाती है, किसी से बात नहीं करने दी जाती, मीडिया से तक बात नहीं। एक नहीं सर, चुनाव के दौरान अपने विधायकों को और ट्रेडिंग से बचाने के लिए जब आप लोग लेकर जाते हैं, तब आप भी ऐसी किलेबंदी कर देते हैं, आप लोग भी ऐसी सिक्योरिटी देते हैं, तो जाहिर सी बात है 40 विधायक है, डर तो लगेगा ही। बागी हुए हैं सर। बागी मैम, आप खुद देखिए, जैसे आपने अभी इसके पहले सवाल किया था ईडी और सीबीआई की बात की थी, नोटिस दिया, कुछ गड़बड़ झाला किया होगा। आज तक आप रिकॉर्ड देख लीजिए कितने % ईडी और सीबीआई के केस में जांच हुई और कितना कोर्ट ने निर्णय उसमें सजा बोली है, कितने केस कोर्ट तक गए हैं। कई ऐसे कोर्ट है, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी फटकार लगाई है। नहीं तो सर, फिर उस चीज का इंतजार कर रहे हैं अभी हम, कि ईडी और सीबीआई के जो नोटिस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो ईडी और सीबीआई के नोटिस को लेकर कोई कोर्ट जाए, उसके बाद पूरा मामला सुलझकर सामने आए, तब तक तो सरकार सर गिर जाएगी, महाविकास आघाड़ी सरकार तब तक गिर जाएगी। आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा मैम। ठीक है नीरज जी, अभी कुलदीप जी कह रहे हैं कि आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि कुछ ही मिनटों में मुझे लग रहा है कि सब कुछ क्लियर होने वाला है। लगातार जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस्तीफे की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले जब नाराजगी सामने आई, और ये भी कहा जा रहा था चुनाव इससे पहले हुए, जो नाराजगी थी उसको संभाल सकते थे उद्धव ठाकरे, लेकिन तब कोशिश नहीं की, और कल डैमेज कंट्रोल में लगे रहे। लेकिन डैमेज इतना हो चुका है कि कल वो कंट्रोल में नहीं आ पाया। देखिए, एसआईटी की भी रिपोर्ट थी 3 महीने पहले की, जिन्होंने कहा था संतोष आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। 2 महीना पहले शरद पवार साहब ने खुद फोन कर कहा था साहब को कि आप ध्यान रखिए, आपके लोग जो है आपसे खुश नहीं है, वो लोग टूट रहे हैं, अपने सारे जितने आपके विधायक हैं इनको संभाल कर रखिए। लेकिन उस सब में भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उद्धव साहब डायरेक्ट किसी की चर्चा में नहीं, जो भी करने वाले लोग थे इनके आजू बाजू के लोग सब नहीं, सब ठीक है, सिर्फ ठीक करके इन्होंने उनको बरगार में रखा। और आज जब सब चीजें हो गई तो इधर से उधर सबके सब भाग रहे हैं कि ये कैसे हो गया करके, क्योंकि ये छोटी मोटी टूट नहीं है जी।
आप देखिए 40, अब आप 40 कह रहे हैं, मेरे पास 45 की खबर आई है अभी आधे घंटे पहले कि 45 विधायक जो है शिंदे जी के साथ में वहां पर मौजूद हैं, ऐसा मेरे पास खबर आई है। नीरज जी, अभी आप भी बता रहे हैं कि 45 ये आंकड़ा है और जाहिर सी बात है आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी पुख्ता आंकड़ा किसी के पास नहीं है, यानी कि बहुत पहले से प्लानिंग की जा रही थी। जो झटका अभी पिछले चुनाव में लगा है शिवसेना को और भाजपा को, जो फायदा हुआ है उससे कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की शुरुआत तेज हो गई थी। लग रहा था क्रॉस वोटिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है और बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। लाजमी सी बात है कि एक दिन के सीएम रहे हैं फर्नांडिस और अब उनको मौका मिलेगा तो वो अपनी रणनीति को अपनाएंगे जरूर, लेकिन शिवसेना ने लगातार रेड सिग्नल्स मिलने के बाद भी, रेड फ्लैग्स मिलने के बाद भी पूरे मामले को नजरअंदाज किया और आज आलम यह है कि इस्तीफा देने तक बात पहुंच गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस्तीफा देने की बात ये एक दिन की बात नहीं है, ये काफी महीने से असंतोष चल रहा है जी। और ये असंतोष को किसी ने सेटल करने की कोशिश नहीं की, किसी ने इसको दबाने की कोशिश नहीं, किसी ने कोशिश नहीं किया कि मिल बैठकर कुछ कर लें। इसीलिए एक दिन में ये गुस्सा फूटा और सारे के सारे विधायक जो है बागी होकर निकल गए वहां से। बिल्कुल नीरज जी और कुलदीप जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब देखते हैं कि कुछ वक्त में क्या होता है, क्या वाकई इस्तीफा दे दिया जाता है या फिर इस मामले को लेकर अभी और ट्विस्ट आने बाकी है। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट तो मंडरा ही रहा है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में खुद उद्धव ठाकरे सामने आए, इस्तीफा दें और असंतोष की जो ये आंच है वो महाविकास आघाड़ी सरकार पर अब साफ तौर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस घटनाक्रम में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।